today's topic is why Manipur violence is not stopping. What are the reasons behind the violence? And what is the history of the Manipur? What are the reasons for the insurgency? And what can be important for the UPSC exam from this discussion? So to discuss this topic, we have the next IAS faculty panel. I will introduce in brief Nitesh Sharma ji from the Internal Security, Sinha Saab, and then Alok Ranjan ji and Piyush Chaubey. And dear friends, I am B Singh. So we all know that this Manipur violence is continuing since last 1 year and even before that. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल से ही ऐसा हो रहा है, इसका इतिहास उठा करके देखेंगे तो क्लैशेस होते आए हैं और ये एथनिक क्लैशेस क्यों हो रहे हैं, क्या इसके कारण है, आज इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर जान लें कि जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है मणिपुर में, इट इंक्लूड्स मेनली मैतेई कम्युनिटी जिसमें लगभग 52-53% पॉपुलेशन है, कुकीज एंड नागा पुट टुगेदर अराउंड 40%, जिसमें कुकीज 25% एंड नागा 15%, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, और कुक मैतेई नॉन ट्राइबल है। इसके अलावा 8 to 10% आर दी रिमेनिंग पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है कि मैतेई की पॉपुलेशन 50% से अधिक है, लेकिन दे आर मेनली कॉन्सेंट्रेटिंग इन इम्फाल वैली और ये एरिया है रफली 10%, जबकि रिमेनिंग 90% जोग्राफिकल एरिया is occupied by the tribal communities and primarily Kukis and Naga. तो अब फियर ये है कि अगर मैतेई कम्युनिटी को भी ट्राइबल कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया गया, जैसा कि मैतेई डिमांड कर रहे हैं, तो कुकीज फियर करते हैं कि ये लोग हिल एरिया में भी आ जाएंगे, यहाँ इनको ज़मीन खरीदना अलाउ हो जाएगा, जो कि अभी नहीं है, और उनका जो ट्राइबल जो आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट होगी। दूसरी तरफ मैतेई का कहना यह है कि हम भी पहले ट्राइबल ही होते थे। बिफोर 1947 जब ये भारत का पार्ट नहीं था तो मैतेई भी ट्राइबल थे। उनका कह रहा है कि हमारा पुराना स्टेटस रीइंस्टेट किया जाए और हमें भी हिल एरिया में ज़मीन खरीदने की और वहाँ के रिसोर्सेज को एंजॉय करने की परमिशन दी जाए। तो दोस्तों आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्राइबल कम्युनिटी कौन है, ये कैसे बनती है और इसके लिए पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन क्या है, जो दूसरे कंट्रीज हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से क्या इसका इंसर्जेंसी हो रहा है और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में इसका क्या और कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करने के लिए आज हम इसको ले रहे हैं। तो नितेश जी, पहला सवाल मैं आपसे ही लूँगा कि व्हाट आर द मेन रीजन्स ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। सर हम पर्टिकुलरली मणिपुर को ही इसमें एग्जांपल लेके टुडे वी आर डिस्कसिंग मणिपुर। तो मणिपुर में जैसे सर कम्युनिटीज हैं मेतीज, नागाज एंड कुकीज जो आपने बताया सर, उनके जो एट प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट होने के 4 कारण देखे जाते हैं। पहला सर डिमांड जो है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की, जो मेतीज के लिए है। मेतीज जैसे सर आपने बताया मोर देन 50% है मेतीज, लेकिन कंसंट्रेटेड है सिर्फ 10% एरिया में। राइट। कुकीज और नागास उनकी पॉपुलेशन लगभग 35 to 40% है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है पूरे 90 मतलब स्प्रेड है 90% एरिया में। लेकिन अब क्या, जब स्टेटस का जो रिकमेंडेशन लाने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट ने दिया था, तो एक्सपेक्टेशन जो है कम्युनिटी की थी कि वो अब शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी स्टेटस मिलेगा, तो उसके अगेंस्ट जो बाकी जो कम्युनिटीज है कुकीज और नागा, उन्हें ये फील हुआ कि अब जो रिसोर्स है वो शेयर होगी बाकी मेंबर्स से जो ऑलरेडी पॉलिटिकली डोमिनेंट देखे जा रहे हैं। राइट। आपने जो एक टर्म यूज किया पॉलिटिकली डोमिनेंट, तो मैतेई कम्युनिटी एक तो एजुकेटेड है, दूसरा रिसोर्सफुल है, उनके पास और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ एमएलएज भी ज़्यादा है। तो जो ट्राइबल ग्रुप हैं एज ऑफ नाउ, जैसे कुकीज और नागा, उनका फियर ये है कि आप आरक्षण भी ले जाओगे और आप हमारे रिसोर्सेज भी ले जाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर ये एक तो परसेप्शन की तरह क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अगर हम मेती कम्युनिटी देखें सर, उसमें हिंदू फेथ को फॉलो करने वाले बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको शेड्यूल कास्ट स्टेटस वहां पर प्रोवाइडेड है कुछ कम्युनिटीज में, उसमें ओबीसी स्टेटस भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिटी पूरा वो अगर शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होगी तो सारे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ या जो डेडिकेटेड सीट्स है उसी पे सब compete करेंगे। तो सर ये परसेप्शन है। और दूसरा परसेप्शन है कि 40 एमएलएज हैं 60 में से, लेकिन फिर भी सर अगर कुछ पॉलिसीज हम मणिपुर गवर्नमेंट की देखें तो वो स्क्यूड है और वो थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करती है हिली एरियाज।
सो दूसरा रीजन जो देखा जाता है ऑफ द कन्फ्लिक्ट कि मेतीस को ये परसेप्शन है कि वो है कॉन्सेंट्रेटेड 10% एरिया में, लेकिन फिर भी उस एरिया में हिली पॉपुलेशन लैंड परचेज कर सकती है। राइट, तो एक तो ये बात आ गई कि मैतेई हिली एरिया में नहीं जा सकते, लेकिन कुकीज किसी भी एरिया में, इस एरिया में जो घाटी वाला है, जो वैली वाला एरिया, यहाँ आ सकते हैं। तो इनका कहना है कि अभी 10% है, कल 8%, 6% हम बचेंगे, एंड वर्चुअली वी विल बी लेफ्ट विद नो लैंड। एक सर तीसरा और फैक्टर है जो जनरली डिस्कस नहीं होता है कि जो लैंग्वेज है मणिपुर की, मणिपुरी, वो दरअसल मेती कम्युनिटी की लैंग्वेज है और वो 8th शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, लेकिन कुकीज और नागास वो लैंग्वेज से अपने आप को थोड़ा दूर समझते हैं। तो ये भी एक रीजन। और तो चौथा रीजन, क्योंकि जब कभी ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट होता है और फेथ का भी डिफरेंस है, मेतीज हिंदुज्म फॉलो कर रहे हैं, नागाज और कुकीज क्रिश्चियनिटी बिलीव करते हैं, तो वहां पर अगर हम सर थोड़ा पॉपुलेशन डेटा देखें, लगभग 40% है हिंदू फेथ को फॉलो करने वाली पॉपुलेशन और क्रिश्चियन फेथ को फॉलो पॉपुलेशन। तो कभी भी इसमें कन्फ्लिक्ट ये आता है कि कौन माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट्स गेन करेगा, कौन मेजॉरिटी कम्युनिटी। इस पर भी बात करेंगे अभी आगे कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी कैसे बनी, क्योंकि ओरिजिनलिटी, और अगर आप देखें इसका इतिहास, तो ओरिजिनली तो वहाँ क्रिश्चियन थे नहीं। इट वाज आफ्टर द ब्रिटिशर्स हैव कम एंड दे ट्राइड टू इन्फ्यूज मिशनरीज एंड दे कन्वर्टेड द कुकीज एंड नागा इनटू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। आलोक रंजन जी, आपके पास आ रहा हूँ। इस रीजन की जो जोग्राफिकल लोकेशन है एंड जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज क्लासेस एंड इज इट देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ दिस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल जो पूरा इसका वास्तविक स्थिति है, इसकी भौगोलिक स्थिति? ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जोन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन के लिए। और ज्योग्राफिकल फैक्टर में हम ये बताना चाहेंगे कि द होल मणिपुर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। राइट, द नॉर्थ ईस्टर्न इज नागा हिल्स and the eastern segment is called the Manipur Hills. Right. And then you have the plain area. So plain area is inhabited by the Meitei community. They are the original inhabitants of that state, because they are not migrant. The community which you call क्या नाम उनका, Kukis. They have migrated from the Chin Valley. And Chin Valley is still supplying refugees to the even today. So maybe more than 2-3 lakhs of Kukis have now started migrating into the hills, and their numbers are growing. That is also another concern. तो वहाँ का जो ज्योग्राफी है वो थोड़ा सा तो डिफरेंट है, हिल और प्लेन में डिवाइडेड है। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, एथनिक क्लासेस हो या इंसर्जेंसी हो, वहाँ उसकी भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, जैसे नक्सलिज्म आप देखिए तो प्लेट्यू एरियाज में है। राइट। और इवन जो टेररिज्म है वो लार्जली माउंटेनस एरियाज में एग्जिस्ट करता है। तो एक बुक भी आती है, टेररिज्म एंड टेरेन, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बुक है, लोग पढ़ सकते हैं उसको। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि जो परफोरेटेड बाउंड्री है वहाँ पे, वो परफोरेटेड बाउंड्री इज अलाउिंग पीपल टू माइग्रेट फ्रीली, और कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं वहाँ पे है। नाउ म्यांमार में इकोनॉमिक जो उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके कारण लोग वहाँ से फ्ली कर रहे हैं, भाग रहे हैं। दूसरा जो इथनिक एफिलिएशन है, मैरिज रिलेशनशिप्स है कुकीज का उनसे, तो कुकीज ऑफ द बोथ कंट्रीज दे आर ग्रोइंग देयर नंबर्स, उनकी फिजियोग्राफी भी सेम है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो राइस ग्रोइंग फील्ड है, इवन इफ दे आर ऑक्यूपाइंग 10% ऑफ लैंड, लेकिन रिसोर्सेज इनके पास है, फर्टाइल लैंड इनके पास है, तो इनके पास कम से कम जो धन धान्य है उससे तो परिपूर्ण है मैती। बट इट इज ऑल्सो ओपन फॉर द अदर कम्युनिटीज, वो तो कुकी, हाँ, वो यहाँ पे आके लैंड परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये लोग हिल्स पे नहीं जा सकते हैं। ये बहुत मेजर कन्फ्लिक्ट है। और इसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे, जो कि ड्रग पैडलर्स जो हैं वहाँ पे, जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है, राइट, ये जो कंट्री है लाओस, कंबोडिया और म्यांमार, तीनों का जो ट्रायंगल बना हुआ है, वहाँ से ड्रग पैडलिंग में भी कुकीज इन्वॉल्व हैं, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और अभी जो ड्रोन अटैक में चीज़ें दिख रही है कि ड्रोन से अटैक हो रहा है, वो तो साफ लग रहा है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ही होगा डेफिनेटली। सिन्हा जी, आपके पास आता हूँ। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी की बात कर रहे थे, ये कॉन्स्पिरेसी क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्रिएशन और जो इसकी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, आप इसको कैसे देखते हैं कि हाउ दिस कैन बी ऑल्सो ए कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज?
यस सर, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ फोरमोस्ट थिंग, उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा जो ऑनरेबल मेंबर्स ने अभी कहा। 2021 में जो मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार में, वो उसके कारण से माइती वहाँ से बड़ी संख्या में और आ गए हैं। तो ऑलरेडी ये 60% के लगभग पहुँच गए हैं, 52 to 60%। ऊपर से म्यांमार से जो इतना इनफ्लो हो रहा है, तो कुकी का एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी का कारण है ये कि ये ऑलरेडी मेजॉरिटी में है। अगर और इन्फ्लक्स होता है तो इनका, और ऊपर से क्या हुआ है सर, मैती जो है बेसिकली हिंदू कम्युनिटी है, राइट। और उसमें हुआ क्या है कि गवर्नमेंट का स्टैंड है कि क्रिश्चियनिटी जो कन्वर्जन है उसको चेक करने के लिए जाने अनजाने में हर गवर्नमेंट ने मैती को थोड़ा सपोर्ट किया है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर रही है। इंटेंशन हिंदू का नहीं है, इंटेंशन है कि एनी हाउ टू डिस्करेज क्रिश्चियनिटी, कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये जो कर रहे हैं, जो नागा कुकी के माध्यम से होता है, और उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। इस कारण से भी गवर्नमेंट, एक बहुत बड़ा रीजन है कि बीरेन सिंह को बनाए हुए है, क्योंकि बीरेन सिंह इज ट्राइंग टू मेंटेन दैट कि ये दूसरा जो मैती कम्युनिटी है वो चाहते हैं कि बीरेन सिंह ही रहे। जी, वो चाहते हैं, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी है उनकी, 60 में से 40 तो वही है जी। एक ये है सर। दूसरा जैसा आपने कहा सर, मेकिंग कोई भी चीज़ का होता है उस पर प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। हमारा जैसे इंडिपेंडेंस हुआ अलॉन्ग विद पार्टीशन, द पार्टीशन के साथ वो भी कम्युनल बेसिस पर हुआ, तो राइज ऑफ कम्युनलिज्म ऑल अक्रॉस इंडिया आज भी बना हुआ है। एग्जैक्टली वैसे ये मेकिंग से ये प्रॉब्लम आया है, उसमें थोड़ा मैं पॉइंट वाइज हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले हुआ ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंज ने बंगाल को पहले यूनाइट कर दिया। उसके बाद उसने बंगाल को ही लैंग्वेज, ट्राइब और कल्चर के बेसिस पर रीडिवाइड कर दिया, और उसमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल बिकेम असम, असम इज फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्ट, साउदर्न पार्ट बिकेम उड़ीसा एंड वेस्टर्न पार्ट बिकेम बिहार। 1911 में ये हुआ सर। तो असम सबसे पहले बना, और कोइंसिडेंटली असम इज दैट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट जो सारे स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है। उसके बाद देखिए सर, 1963 में नागालैंड बना। नागा खुश नहीं थे उससे, क्योंकि वो ज़्यादा टेरिटरी चाह रहे थे, ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे थे। लेकिन नागा थोड़ा सा शांत तब तक रहे, लेकिन 1972 जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बना दिया, जैसे मणिपुर बना तो नागालैंड का ये डिमांड शुरू हो गया कि नागा रेसाइडिंग इन दोज एरियाज ऑफ मणिपुर मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू नागालैंड, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मणिपुर। तो यहाँ से कुकी नागा कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, और वही कुकी नागा कन्फ्लिक्ट के चलते सर NSCN बना 1980 में, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो दो भाग में बट गया, खपलंग ग्रुप और मोइवा ग्रुप। खपलंग ग्रुप म्यांमार से सपोर्ट लेता है, तो वो डेडली कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इनका कुकी नागा का वहाँ से। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि सर 1986 में मिजो ट्राइब के बेस और मिजोरम बन गया। 1987 में नेफा जो था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, वो अरुणाचल प्रदेश बन गया। और ये सब बनने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जब सिक्किम 1975 में इंटीग्रेट किया गया फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, तो ऑल टुगेदर व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द एस्पिरेंट्स एंड दोज हु आर लिसनिंग टू अस, कि ये जो सारे फॉर्मेशन हुए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, वो हमसे चिकन नेक के द्वारा कनेक्टेड है। जस्ट वो अराउंड 20 किलोमीटर का वाइड और 60 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ, एकदम हल्का कनेक्शन है नॉर्थ। एक तो जोग्राफिकल आइसोलेशन है नॉर्थ ईस्ट का, प्लस रेशियल आइसोलेशन भी है, कल्चरल आइसोलेशन भी है। और वर्स्ट क्या हुआ सर, इंडो चाइना वॉर के बाद से मेजॉरिटी गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना ली कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ईजी एक्सेस होगा, जिस तरह से चाइना 62 वॉर में तवांग, तेजू, शिलापत्थर, पासीघाट अलोंग सबको एक बिना रेसिस्टेंस के एंटर कर गया, कोई जोग्राफिकल रेसिस्टेंस नहीं। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना ली कि इस एरिया में कनेक्टिविटी बनाएंगे ही नहीं, कल को चाइना बहुत आसानी से इंक्लूड करेगा। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट पार्टी पॉलिटिक्स, आई एम डिस्कसिंग, वी आर प्रोफेशनल्स हैं। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2014 ऑनवर्ड कनेक्टिविटी डेवलप की कि नहीं, हम स्टैंड करेंगे बॉर्डर पर, कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे। जी, के बाद भी क्वेश्चंस भी ये ला रहे हैं ऑडियंस कि 356 का इम्पोजिशन नहीं हो रहा है। 356 का इम्पोजिशन का मतलब होता है हम एक्सेप्ट कर लें कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। हाँ, वो तो फिर अपनी बात को एक्सेप्टेंस के वाली होगी, तो गवर्नमेंट वुड नेवर लाइक टू डू दैट। जी, और एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा सर, ये वुमेन स्पेशली जो टारगेट की गई है, उसके उन्होंने क्या किया कि वुमेन को जैसे उन्होंने टारगेट किया इस कन्फ्लिक्ट में, माइती का वुमेन टारगेट किया, अब इन्होंने माइती ने सोच लिया कुकी की वुमेन को टारगेट। As a result, strength, show of strength, women targeting हो गया. This observed by the Supreme Court also. That's it. So coming to you, Piyush ji,
this cross-border terrorism or insurgency from the other, how this is impacting the Indian security? Okay. First important thing to understand, in entire Indian neighborhood, I'll point out the entire South Asia, most of the countries are non-democratic countries. Right. And there's no need to say that a country like Pakistan, they are harboring terrorists. But there is a very important connection between terror groups that moved in the other part of South Asia, specifically in Bangladesh and Myanmar. Right. They have connections with insurgents group operating in northeastern region. So lot of insurgent groups of northeastern region, after incidents, after attack, they move to the neighboring country. So neighboring countries become a harbor zone for them basically. Right. The second important part is that actually this disturbed area, specifically a few communities, are emerging as a logistical support for the insurgents group that is operating from outside. Right. Recent report says that from few of the Bangladesh terror group has interlinkages with few of the insurgent groups are there. KNF has a deep linkages with some of the group operating in that particular area, specifically in Bangladesh and Myanmar. KNF is directly connected to some of the insurgent groups. So the internal security dynamics of the area is not only limited on the Indian side of the border, it is on the other side of the border. That is why one of the important step has been taken by Government of India when they went for cross-border targets, strikes has been taken basically. And what we say policy of hot pursuit, we first followed in Myanmar only. Then after we went for Pakistan. So this entire conflict has a deep interrelation with security, specifically internal security of northeastern region. Friends, I would like to share a few information which may help you in your preparation and for especially for prelims and mains. In 7th century, a group of people migrated from, this is what is found in the history, migrated from the Tibet region, और वो कबीले लोग थे, they settled in the Manipur region at that time. This was a group of Kabilas, इसको फिर बाद में मैतेई कहा गया. Another group of people again from the China part, they migrated, they were Nagas, ये भी कबीले थे. और तीसरा जो कुकी है, they migrated, they are originally from पर्शिया, फिर वो अफ़गानिस्तान गए, वहाँ पर भी वो नहीं रह पाए और उसके बाद फिर चाइना गए, चाइना के कबीलों ने भी उनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया. फाइनली दे सेटल्ड इन दी म्यांमार, चिन रीजन में. और लेटर ऑन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो ब्रिटिशर्स के थ्रू और जो वहाँ के लोकल राजा थे मैतेई, उनके साथ फिर ये कुकीज़ बाद में इंडिया में या फिर उस समय मणिपुर में आए. सो दिस इज हाउ द कुकीज़ हैव कम. अब ये तीनों एक तरह से कबीले हैं. तो पुराने समय में तो सारे कबीले थे. अब कबीले थे मतलब एक तरह से ट्राइबल थे. बाद में क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अराउंड 18th सेंचुरी, कि जो मैतेई जो वहाँ का रूलर कबीला था, मतलब जो राजा थे, वो थोड़ा पावर में थे, तो इन्फ्लुएंशियल थे, पढ़े लिखे थे, थोड़ा एजुकेटेड थे एज कम्पेयर टू दी अदर्स. तो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को लिबरल करा. और उसी पीरियड में हमारे इंडिया के पार्ट से, बंगाल से 2 हिंदू धर्म गुरु वहाँ गए. उसमें कहा जाता है गुरु गोपाल दास उसमें से एक खास हैं. तो वो राजा गुरु गोपाल दास से प्रभावित हो करके उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और उस हिंदू धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बाद में गोपाल दास सिंह या गोपाल सिंह कर दिया. और उसके बाद फिर जितने भी राजा बने, आज भी जैसे आप बीरेंद्र सिंह देख रहे हैं या जितने भी किंग्स हुए हैं, वो अपने सरनेम में सिंह लगाने लगे. तो प्राइमरली तो ये पहले कबीले ही थे या ट्राइबल ही थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और ये थे मैतेई. लेकिन जो नागा और कुकीज थे वो कबीले ही रहे या फिर आप ट्राइबल ही रहे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी मिशनरीज को एक्टिव करके उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने की कोशिश की. तो इसमें कंपोजिशन आप देखेंगे तो वहाँ क्रिश्चियन है और हिंदू है. तो क्रिश्चियन वो भी कन्वर्टेड है और हिंदू ये भी एक तरह से जो कबीले थे वो कन्वर्ट हुए. सो दिस इज व्हाट द स्टोरी सेज. कमिंग टू अगेन, या प्लीज आप ऐड करिए. एक्चुअली मैतीज ये लोग पहले पोलिथेइस्टिक ही थे और ये एनिमिस्टिक वर्शिप करते थे. दैट इज ऑल्सो ए कॉमन ट्रेट विथ हिंदुइज्म.
हिंदुइज्म में भी पॉलीथेइज्म है, Right. और हिंदुइज्म में भी एनिमिस्टिक प्रैक्टिसेस है. So Meiteis found it much easier to, they can Adopt the associate themselves with the Hindus more rather than the other religion. So even previously, वैसे देखें Santhals were also animistic, now they are called Hindus. So I mean, in my perspective, it is very wrong to say that they got converted. Actually, they always They have were been close. practicing the same kind of religion, their beliefs, ritualistic practice. वो सही वैसे ही था. Hinduism manifests itself in different region, in different customs. अपना अलग-अलग तो manifestation Hinduism का है ही. तो we can call Meiteis culture as regional expression of Hinduism, which is very much subcontinental. मैं भी Yeah, please, please. के जो आप कह रहे थे बिल्कुल वो बात है. ट्रांस बॉर्डर सपोर्ट जो है उस एरिया में एक छोटी सी बात होती है सर. व्हेन द सन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रिजेंटमेंट अगेंस्ट फादर, द नेक्स्ट डोर नेबर विल एक्सपॉइल दैट सन आल्सो. सो हमारे यहाँ डिप्राइवेशन ऑफ डेवलपमेंट जो हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ डेवलपमेंट. वेरी बिटर ट्रूथ इट इज. And because of that, they are very much vulnerable to next door neighbors. They go there, naturally they get arms training there, because whatever arms they are looting from police or security forces, even during my time, आर्म्स बाजार में मिलता है, आर्म चलाने का जिगर बाजार में नहीं मिलता है. वो तो ट्रेनिंग से ही होगा ना. तो ट्रेनिंग जो उनको ट्रांस बॉर्डर मिल जाता है वो इसलिए मिल जाता है कि वो दुखी हैं हमारे यहाँ के डिप्राइवेशन ऑफ डेवलपमेंट से. जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने विदाउट एनी पार्टी प्रिजम्पशन आई वुड से कि प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको एड्रेस किया कि नहीं, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, बस आना शुरू हुआ तो थोड़ा उनका डाइल्यूट हुआ है जो एंगर है. लेकिन वो एंगर ही मौका दे रहा है ट्रांस बॉर्डर एलिमेंट्स को और गवर्नमेंट को कि वो इंसर्जेंसी इतना प्रोवोक करते हैं, जिसमें कि हमको डेवलपमेंट को एड्रेस करके ही हम इंसर्जेंसी रोक सकते हैं. सिंपली बाय मिलिट्री ऑपरेशन वी कांट स्टॉप देम. आई एम कमिंग टू यू नितिश. शेड्यूल्ड ट्राइब, बेसिकली द फाइट इज टू गेट द स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब. अब इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेन पार्ट्स हैं, जैसे राजस्थान में देख लीजिए जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ज़्यादातर तो हिली या फॉरेस्टेड एरियाज में है. तो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस कैसे मिलता है, इसके लिए लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या है, और जो ये डिमांड कर रहे हैं इस डिमांड में प्रोसेस ऑफ मेकिंग देम इनटू या मणिपुर हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन के लिए बोला था स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेटस के लिए स्टेट जो रिकमेंडेशन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल स्टेटस, कोई भी डिमांड होता है वो आएगी स्टेट गवर्नमेंट से. अब वो स्टेट गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो सर जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बिना डेटा के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं. तो डेटा जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास सबसे अच्छा जो है सोर्स है डेटा का. तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विल डू दी डेटा एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ 4 से 5 फैक्टर्स सर होते हैं कि आइसोलेटेड है कि नहीं है, बैकवर्ड है कि नहीं है, प्रिमिटिव कल्चर है कि नहीं है, क्या वो मेन स्ट्रीम से अवे है कि नहीं है. तो ये कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके फिर अपना वो रिकमेंडेशन देते हैं. उनकी रिकमेंडेशन सर जाती है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के स्टेटस के लिए, और अगर बैकवर्ड क्लासेस के स्टेटस की डिमांड है तो एनसीबीसी के पास. फिर सर वो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना के डिसाइड करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही नोटिफाई करेंगे कि कोई भी कम्युनिटी इस शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में ऐड होगी. एक चीज सर और मैं बताऊंगा कि इसमें प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ही उसमें फिर बाद में चेंजेस कर सकते हैं. राइट, ठीक है. और सर इसमें एक चीज और जो ऑनरेबल मेंबर्स ने बताया, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा फैक्चुअल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों के, थोड़ा सा कि मई में सर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन फरवरी में मणिपुर गवर्नमेंट ने एक एक्शन किया था, क्योंकि 2017 से 23 तक जो हिली एरियाज है वो सर ओपीएम प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी ज्योग्राफी मानी जाती है, और सर 4600 करोड़ का वहां पर ओपीएम प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग हुई. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर एनक्रोचमेंट खत्म करने के लिए और ओपीएम प्रोडक्शन को रोकने के लिए वहां स्टेप्स लिए. और वो फरवरी में जो हुआ, वो जो अप्रैल और मई में वायलेंस हो रही है उसका बहुत बड़ा रीजन वो भी था. अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा. इनफैक्ट दिस इज माई क्वेश्चन टू यू कि ट्राइबल एरियाज आर प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन लॉ और एक्ट कि द अदर कम्युनिटीज कैन नॉट बाय द लैंड ओवर देयर, राइट? जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में भी था वो सर्टेन एक्ट की वजह से. तो 1873 में
दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उनका रीजन ये था कि जब 1857 में नॉर्थ इंडिया में इतना जब विरोध हुआ तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगर यहाँ से ये विरोध वहाँ पहुँच गया और यहाँ के लोग वहाँ चले गए तो एक उन्होंने एक्ट पास कर दिया कि फ्रंटियर्स स्टेट्स विल नॉट बी परमिटिंग द एंट्री ऑफ द अदर पीपल बिकॉज, और रीजन उन्होंने लिया कि इसकी एथनिसिटी और इसके कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे हमारे दूसरे प्रदेशों में भी क्या कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व्ड हैं और वहाँ पर नॉन ट्राइबल पीपल कैन नॉट लिव और कैन नॉट बाय द लैंड? सर मैं थोड़ा सा इसमें ना समय लूंगा एलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि सर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन आया था 1873 में। जैसे सर ने बताया सब ये बंगाल था, फिर बंगाल का पार्टीशन हुआ, फिर बंगाल फिर दोबारा जो है यूनाइट हुआ और वो स्टेट्स बन गए। तो सर ब्रिटिश ने क्या किया, अपने टी प्लांटेशन के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए और जिससे कोई भी जो है यहाँ पर इशू हो तो बहुत कर्टेल कर ले, इन्होंने आउटसाइडर की एंट्री कर दी बंद, इन्होंने सिर्फ वर्कर्स को किया अलाउ जो वहां काम करेंगे, और इन्होंने सिर्फ अपने जो इनके एम्प्लॉयज है उनको अलाउ किया। अब सर इंडिपेंडेंस हुआ, ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट बहुत किया, तो यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए ट्राइबल के प्रोटेक्शन के लिए। जो सर कुछ एरियाज हैं जहां पर जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, वहां सर इनर लाइन परमिट इंट्रोड्यूस किया। इनर लाइन परमिट इज अ चेंज नेम फॉर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। तो सर अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में इनर लाइन परमिट है। कुछ और एरियाज जो हमें स्पेशल प्रोटेक्ट करने हैं वहाँ सर 6 शेड्यूल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कुछ एरियाज जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की है वहाँ पर सर रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट दिया जाता है। अंडमान एंड निकोबार है सर, लक्षद्वीप है, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। शेड्यूल 5 के अंदर सर कुछ एरिया शेड्यूल्ड एरियाज बनाए जाते हैं जहाँ पर गवर्नर चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री लॉ भी, स्टेट लॉ भी। और सर मणिपुर को इनर लाइन परमिट ने सिर्फ अभी 2020 में ही ऐड किया है। उसका सर मैं थोड़ा सा रीजन बताना चाहूंगा बस, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, वो 6 शेड्यूल और इनर लाइन परमिट एरियाज में एप्लीकेबल नहीं था। सिर्फ मणिपुर एक ऐसा स्टेट था जहां पर सीएए में सिटीजनशिप दी जा सकती थी, इसीलिए 2020 में उसे भी इनर लाइन परमिट में ऐड कर लिया। आलोक रंजन जी, आई एम कमिंग टू यू। अभी हम बात कर रहे थे ड्रग ट्रैफिकिंग की। मणिपुर, as Nitesh also pointed out, opium हो गया एक, and Manipur also has lot of potential to grow tea, timber, and there are so many other natural resources. तो आप मुझे इसमें एक विस्तार से ये बताएं कि ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ पर कैसे हो रही है और क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो लोगों की जीविका का आधार है वहाँ पर, and what are the prospects in future to develop this region? Actually, hilly areas will have their own constraints in development because a railway cannot be established, and railway is said to be the main वो transportation system जो MRTS कहते हैं हम लोग, right. तो वो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। वहाँ पर एक पोर्ट का निर्माण भले ही कराया जा रहा है विच विल बी कनेक्टिंग, एक कालादान रिवर है, तो कालादान रिवर है वहाँ सितवे पोर्ट कनेक्ट होगा, तो उससे वी कैन ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। नाउ द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मणिपुर रिलाइज ऑन 3 फैक्ट्स। ए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ओपीएम से तो ट्रेड नहीं होगा लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना होगा ना। उसमें भी एक कंस्ट्रेंट है कि मणिपुर गेट्स almost 6 to 7 months rainfall that is not required for tea plantation also. उसमें एक और constraint है कि the soil is not suitable for tea. और एक और चीज़ है कि rainfall is very heavy. Actually you need drizzles for the tea plantation. Right. तो टी का भी बहुत prospect नहीं है वहाँ पे, और अगर टी का prospect होता तो Englishman would have easily captured that opportunity ना, तो वो तो वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ डेवलपमेंट का कंस्ट्रेंट्स है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन तो यहाँ पे फ्रूटी कल्चर हो सकता है, ओलेरी कल्चर हो सकता है, वेजिटेबल ग्रोइंग वहाँ पे हो सकता है, तो इसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहाँ पर आ सकता है, या टिम्बर वुड्स का वहाँ प्रोडक्शन हो सकता है, बहुत बढ़िया टीक प्लांटेशन हो सकता है वहाँ पे। तो इस सेक्टर में काम करने की आवश्यकता है, और ट्राइबल का जो हैंडीक्राफ्ट है वहाँ पे उसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाना चाहिए। एंड दे वेरी टूरिज्म कैन बी डेवलप्ड, इको टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर हो सकता है वो, क्योंकि वहाँ पे लोकतक लेक है विच इज हैविंग कीबू लैम्जाओ
the only floating national park in India and in the world. It's a very unique feature. Yes. अगर टूरिज्म वहाँ पे रुकता है तो वहाँ पे इको टूरिज्म ही इतना हो सकता है. ये जो डांसिंग डियर है, आई थिंक इट इज फाउंड इन दैट रीजन ओनली. ठीक. ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि डेवलपमेंट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस कि वंस द डेवलपमेंट हैपेंस द क्लासेस में कम डाउन. Actually, when you have ethnic classes, you will have to create autonomous councils. So the best idea will be to create 3 autonomous council and then special funding for them for their own development. इसके अलावा कोई बहुत रास्ता नज़र नहीं आता है. ट्राइबल कन्फ्लिक्ट तभी ओवर हो सकता है when they are very highly educated and science has penetrated to the lower rungs of the society, and that looks impossible at this stage. So creation of autonomous council could be. इसी से लिंक करते हुए एक सवाल आपसे ले रहा हूँ पीयूष जी कि दिस मणिपुर क्लास हाउ इट इज लाइकली टू इम्पैक्ट द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. I mean, it's a very good question. In fact, I would say most of the time this conflict has been seen from internal dimension, but it has a big foreign policy dimension. The first important thing, it deeply impact India's Act East policy, because the centrality of the Act East policy is connecting northeastern region to the rest of the Southeast Asia, and trilateral highway move from Manipur, then it go to the Thailand and it move further. Japan recently want to connect it to the further countries. So Act East policy can't be successful until unless we develop a good transportation system over here and we create a peace. That is one point. Now the second point is Japan's a free and open Indo-Pacific policy, and there is a $2 billion investment of Japan in northeastern region. There are multiple investment specifically in Manipur. So Japan is very much interested to develop that particular area. If the violence continue, the flow of money from Japan is going to be badly impacted over there. Now the most important aspect of which has to be discussed a lot, I believe, कि Japan is trying to create a new value chain basically. Right. There's the Bay of Bengal, the Bay of Bengal, northeast to the Southeast Asia, a new transportation value chain, and the target is all about to provide alternative of the Chinese supply chain over there. And for this, they are not only investing in Indian part of northeast, but they are also heavily investing in Southeast Asian part. And the missing link is this one only. Now, one more dimension I would like to tell over Please. here. This security of Bengal region, Bay of Bengal region basically. The Chinese access to that area is via Myanmar. So if that India's Act East policy is going to be very successful and India emerge as a strategic actor in ASEAN region, as Myanmar is a part of that. So there is a high chance that we can curtail the Chinese movement in the Bay of Bengal region to certain extent basically. So from foreign policy perspective, not only the Manipur, the entire northeast is strategically placed basically. अभी जो बात कर रहे थे पीयूष जी ने एक जापान का जो जिक्र लाया, मुझे एक याद आ रहा है बैटल ऑफ इम्फाल 1944 सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, एंड दिस मणिपुर वाज द रीजन फ्रॉम वेयर द आज़ाद हिंद फौज led by the Subhash Chandra Bose joined the Japan forces, and they striked on the British forces and through the Manipur route, and this battle of Imphal in 1944 was fought on this. हालांकि वो जापान हार गया सेकेंड वर्ल्ड वार और उसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट ये यहाँ से एक रूट बना था म्यांमार के थ्रू. दैट वाज आल्सो एक और चीज़ सर, मैं सर जो कह रहे थे आप बहुत अच्छा एक्टिवेट कर दे रहे हैं मुझे कि जो कि चाइना फैक्टर है सर, एक लाइन में कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू पुट Act East policy in action, and China is making all out effort to make it a failure. Whether we are able to overcome China on this front or not, that is the basic point, whether ASEAN would be successful in this area or not. This really China factor. The illegal trade from China to the Indian side of the border, there is a huge illegal trade over there. Once we are able to develop that transport region connecting northeast to the East Asia basically, or Southeast Asia, will be able to curb that illegal trade. मैं बहुत पुराना डेटा दे रहा हूँ, ये मेरी PhD के समय का है, लगभग $2 बिलियन US का, 2 बिलियन की बात मैं कर रहा हूँ, illegal trade उस पूरे रीजन में होता है basically. So imagine
what will the now the data is basically, and if you are able to completely develop that transportation reason, we will be able to legalize, और केवल उसके transit fee से भी ठीक ठाक पैसा आ सकता है basically. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है 17th सेंचुरी की कि पहले इसको वी ऑल नो दैट कंगलाई पाक वाज द नेम ऑफ दिस प्लेस. मणिपुर से पहले तो कंगलाई पाक जाना जाता था. एक किंग थे यहाँ के खगेम्बा. Khagemba was a very smart and a very warrior type of king, and he in fact won entire Burma. और वो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी? They used to have आरम्बाई. आरम्बाई was a kind of weapon जिसका वो आगे का पार्ट नुकीला जैसे भाला होता है, और उसमें ये पॉइजन लगा देते थे, एंड दे यूज्ड टू रन थ्रू दी हॉर्सेस, और उसको फेंकते थे अपने दुश्मनों पे, और ग्रुप में फेंकते थे, और वो उसमें पॉइजन होने की वजह से पीपल वेर बाउंड टू डाई. तो चाइनीज आर्मी को इन्होंने हराया, एंड ही डिक्लेयर्ड एज द कॉन्करर ऑफ चाइना हिमसेल्फ. ये खगेम्बा की बात है. ही वॉज वेरी स्मार्ट. ऑन द सेम साइड ही वॉज वेरी प्रो पब्लिक. तो पब्लिक में बहुत अच्छी इनकी आवभगत थी. पीपल लाइक्ड हिम. इनका एक अपना बेटा हुआ, और उस बेटी की शादी इन्होंने दूसरी कम्युनिटी, जैसे ही वॉज फ्रॉम मैतेई एंड द सेकेंड नागा कम्युनिटी की प्रिंसेस से कराई, ताकि नागा और मैतेई का आपस में पैक्ट हो जाए. ये किंग मैतेई के थे. हाँ, किंग मैतेई के थे, और उसने अपने बेटी की शादी नागा प्रिंसेस से कराई, ताकि नागा और इनके बीच में क्लैशेस कम हो जाए. अच्छा. सो इट वॉज वेरी जो फार साइटेडनेस की कैसे हमें साथ में रहना है, एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो एक तो कांगला, और दूसरा कांगला शाह. अच्छा. कांगला शाह बेसिकली वॉज द गॉड, जिसको ये मानते थे, और ये जैसे हॉर्स टाइप की उनकी स्टैचू थी. इन्होंने अपने फोर्ट के बाहर 2 कांगला शाह की स्टैचू बनवाई, और उनकी पूजा करते थे, और उनकी पूजा करके ही ये जाते थे वार लड़ने. बट ही वन मोस्ट ऑफ द वार. तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज वेरी स्मार्ट. इनका एक ब्रदर था जिसका नाम था सालुम्बा. सालुम्बा बहुत चिढ़ते थे इनसे. अच्छा. और सालुम्बा वांटेड टू बिकम किंग हिमसेल्फ. तो उन्होंने, जो उस समय बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल थे, तो उनको एक खत लिखा और बुलाया कि आप इन पे अटैक करो, आई विल हेल्प यू. तो नवाब ऑफ बंगाल ने अटैक भी करा, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया तो वो खगेम्बा की पावर से वाकिफ नहीं थे, एंड नवाब वाज डिफीटेड. नवाब अपने जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वापस आए, और उस पीरियड में नवाब की कुछ सेना के सिपाही इन्होंने पकड़ लिए. अच्छा. और उनको जब पकड़ लिया तो उनको वहां रखा. तो इस तरह से कुछ मुस्लिम्स उस स्टेट में थ्रू दी जो इनके सिपाही से वो मुस्लिम थे. तो बाद में उनको कहा जाता है कि मैतेई का ही एक और वर्जन आया जो मुस्लिम कम्युनिटी का था, दैट इज वेरी स्मॉल वर्जन. तो ऐसा कहा जाता है. तो ये खगेम्बा वाज वन हु वाज ए वेरी वेल नोन. और जो ये प्रिंसेस थी चराई रोंगबा, तो चराई रोंगबा वो प्रिंसेस थी जिसके बारे में कहा जाता है. और एक और वहाँ पर एक स्टोरी चलती है कि जो राजा की बड़ी रानी होती थी, उनके बेटे को ही अगला राजा बनाया जाता था. लेकिन जो वो प्रिंसेस थी चराई रोंगबा, वो दूसरी रानी थी, और दूसरी रानी का जैसे ही बेटा हुआ तो वो बड़ी रानी जो है ना, उसके बाकी रानियों के बेटों को मरवा देती थी. तो इसने अपने नाना के पास भिजवा दिया, मतलब अपने फादर के पास भिजवा दिया, क्योंकि वो नागा थे, और वो उस छोटे बच्चे को लेकर के बाहर चले गए. बड़ी रानी का अनफॉर्चुनेटली बेटा नहीं हुआ. अच्छा. तो अब उस राजा के आगे कोई संतान राजा बनने वाली नहीं थी. तो राजा इतना परेशान था. तो फिर उसने चराई रंगबा ने बताया कि मेरा बेटा जो हुआ था वो अभी जीवित है और वो अपने नाना के पास है. तो फिर इन्होंने अपने बेटों को ढूंढवाया, उसको लाए, और उसको नाम दिया गया पमहेबा. वो जो पमहेबा वाज द न्यू चाइल्ड. तो उसको फिर आगे राजा बनाया. पमहेबा बेसिकली वाज पार्टली, मतलब एक मैतेई इसके फादर थे और नागा उसकी मदर थी. तो दिस स्टोरी इज वेरी पॉपुलर. तो दैट इज व्हाट आई सेड. आप कुछ कहना चाह रहे थे? बॉलीवुड मूवी बननी चाहिए. और ये कैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन हो सकता है ये दिखाया जाना चाहिए. हर डायनेस्टी का यही कहानी है. सर इसमें मैं एक चीज ऐड, स्टोरी ऑफ मोसेस. प्लीज सर आप कंप्लीट करिए. मैं फिर कि अगर हम देखें सर, नॉर्थ ईस्ट में नागा इंसर्जेंसी सबसे ज्यादा फियर्स रही है, एपी सेंटर रहा है, लेकिन इस पूरे कन्फ्लिक्ट में नागा ग्रुप्स कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है.
हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या रीजन था इसका? सर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागा पीस अकॉर्ड किया है। बहुत बढ़िया जो एफर्ट है पीस लाने का, क्योंकि सर इंसर्जेंट ग्रुप की होती है हाइड्रा हेड टेंडेंसी कि एक जो है आप एक ग्रुप से बात करेंगे, आपने रिजॉल्व किया इशू, दूसरा नया ग्रुप स्टार्ट होगा। जैसे सर ने NSCN का एग्जाम्पल दिया था, वो नागा नेशनल काउंसिल का ही निकल के एक आर्म है। उसमें ओल्ड लीडर समझते हैं, थोड़ा विजडम लाते हैं, नए लीडर फिर वो डिमांड शुरू करते हैं। देखिए आपने खापलंग के मरने के बाद तब मोइवा के साथ उन्होंने अकॉर्ड किया। तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अकॉर्ड किया, डिटेल्स पब्लिक नहीं की। गवर्नमेंट ने बोला आप पीस एस्टैब्लिश कीजिए, द मूवमेंट अगर आपने पीस विड्रॉ किया तो ये पैक्ट खत्म। तो इसीलिए नागा ग्रुप्स अपने आप को बिल्कुल इस जो है इशू से अलग रख रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। जबकि इम्पैक्ट नागा पर भी होगा अगर मैतेई कम्युनिटी को ट्राइबल का दर्जा मिलता है तो उन पर भी लॉन्गर रन में इम्पैक्ट होगा। प्रेजेंट सर इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर, ये प्रेजेंट जो वायलेंस है जिसको ज़्यादातर लोगों का इंप्रेशन है कि असम राइफल विच इज़ वेरी मच फैमिलियर विद इंटायर नॉर्थ ईस्ट, बहुत इफेक्टिव फोर्स है, मैंने उनको बहुत करीब से काम करते देखा है। वो यहाँ पर फेल्योर लोग समझ रहे हैं, वो फेल्योर है। असल में वो क्या रहा है सर, जो स्टेट मणिपुर पुलिस है, इंटेलिजेंस नेटवर्क पुलिस का हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वो लोकल लोगों से मिलता रहता है, कांटेक्ट में और सेंट्रल फोर्सेस थोड़े आइसोलेशन में रहते हैं, थोड़े टशन में भी रहते हैं कि हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे। तो स्टेट पुलिस से जब इनका कन्फ्लिक्ट हो गया है ना, तो इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा टूट गया है, जिसके चलते सेंट्रल फोर्सेस चाहे CRPF, असम राइफल्स, कोई भी ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रही है और लोगों को लग रहा है कि ये सेंट्रल फोर्सेस काम ही नहीं कर रही है। सेंट्रल फोर्सेस एक्ट कर रहा है जो हिली एरिया है उसके कंट्रोल में है, और जो मणिपुर पुलिस है वो कंट्रोल कर रही है प्लेन एरिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है दोनों में, तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा। तो दोस्तों ये था डिस्कशन आज मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, और मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो सुझाव हों, जो सजेशंस हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आने वाले टाइम में आप किस टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं जिस पर हम यहाँ डिस्कस करें इन बियॉन्ड क्लासरूम प्रोग्राम, वो भी सजेस्ट करिए। और अगर आपके कुछ ग्रीवेंसेस हैं तो वो भी हमें भेजिए, आप हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर UPSC एग्जाम। अच्छा, इसमें लास्ट क्वेश्चन भी ले लें कि UPSC के लिए इसमें से क्या तैयार करके जाए या कहाँ पर ये काम आ सकता है? एक तो मैंने आपको बताया ही, ये फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है। इनफैक्ट ऑप्शनल में तो ये पूछा भी गया हुआ है कि रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिक। तो मुझे लगता है कि दोनों डायमेंशन से हो सकता है कि एक इंटरनल सिक्योरिटी के डायमेंशन से पूछ दिया जाए कि जो ओपन और पोरस बॉर्डर हैं वो किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट करते हैं बेसिकली, और जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को डैमेज करता है। तो एक फॉरेन पॉलिसी वाला, इंटरनल सिक्योरिटी वाला डायमेंशन क्वेश्चन में सर मेन के लिए, चूंकि मेन अप्रोचिंग है, तो जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ इज एन आइडियल and exclusive growth is a reality. This is the basic reason behind insurgency in northeastern states of India. How far do you agree? Comment. सर फ्री मूवमेंट रिजीम जो है बॉर्डर मैनेजमेंट का, वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल कन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन फ्री मूवमेंट रिजीम से, बॉर्डर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज क्राइम से क्वेश्चन है, मणिपुर की एथनिसिटी से है, और जो है ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न इशूज इन जनरल इज इम्पॉर्टेंट। आलोक रंजन जी, आपका कोई सुझाव? मुझे लगता है कि इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का सिग्निफिकेंस है ओवरऑल हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ में, जो लुक ईस्ट पॉलिसी में है, उसको रिलेट करके कहीं ना कहीं कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इज लाइकली टू बी आस्क्ड, क्योंकि हम लोग का लुक वेस्ट थोड़ा फेलियर नज़र आ रहा है ना, थोड़ा गुजराल डॉक्ट्रिन भी फेल नज़र आ रहा है, और हमारा जो साउथ एशिया में रिलेशनशिप है वो भी कुछ खास नहीं चल रहा है, वर्ष चल रहा है। तो मुझे लगता है ये लुक ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट के सिग्निफिकेंस पे ही तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ से 18 से 20 ओलंपियंस आए, और इट्स वेरी, हाँ, यहाँ के लोग बहुत ही वॉरियर रहे हैं राइट फ्रॉम डे वन। सो दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही। जय हिंद।